तो अब हम लोग यहाँ से आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं और हमारा आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे क्या है बताओ, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नाम क्या है बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नाम इंटरनेशनल ट्रेड भी है। तो ये हम बेनिफिट है। अब देखो क्या है इसका कंपैरिजन में हमें कैसे पढ़ना है, क्या फायदा होता है इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड में। देखिए फर्स्ट वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर उसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखिए क्या बोलता है। मीनिंग बोलता है कि बिजनेस, इंटरनल ट्रेड में लिखा हुआ है बिजनेस टेक प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन, यानी एक देश की बाउंड्री में ही आपका बिजनेस होगा। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ सिर्फ बिजनेस कहाँ कर पाओगे आप, सिर्फ इंडिया की डोमेस्टिक कंट्री में ही कर पाओगे। डोमेस्टिक मतलब आप कहाँ जा सकते हो, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, मतलब हैदराबाद, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यहाँ बिजनेस कर सकते हो। लेकिन ऐसी चीज को इंटरनेशनल ट्रेड की मीनिंग में क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड टेक प्लेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ओन कंट्री। अब यहाँ क्या है, अपनी कंट्री तो है ही, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, यूएस आ गया। आप कहाँ जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो, चाइना जा सकते हो, यहाँ आप बिजनेस कर सकते हो। ये हमारा मीनिंग हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। इंटरनल ट्रेड में नेशनलिटी, लोगों की नेशनलिटी क्या होगी, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पीपल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन नेशन पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे बताओ एक ही कंट्री का बायर होगा, उसी कंट्री का सेलर होगा, यहाँ पे दो देश के लोग इंटरेक्ट नहीं हो रहे होंगे। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या लिखा है, देखो पीपल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंट्री पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे तो एक यूएस का सप्लायर होगा तो हो सकता है इंडिया का क्या हो, बायर हो सकता है कहाँ का बायर हो, मान लो फ्रांस का बायर हो और इंडिया का सप्लायर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेशन के लोग इंटरेक्ट होंगे। अच्छा आगे पॉइंट क्या कहता है, देखो नेशनल, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेशनलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे क्या है, ये है नेशनलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होता है, स्टेक होल्डर्स क्या होता है, देखो स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं, किस किसका यहाँ पे क्या है, किस किसका यहाँ पे क्या है बताओ, किसका इंटरेस्ट है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं टोटल मिला के। तो देखो इंटरनल ट्रेड में क्या लिखा है, वेरियस अदर स्टेक होल्डर सच एज, सप्लायर यहाँ होगा, यहाँ एम्प्लॉई होगा, यहाँ मिडलमैन होगा, शेयर होल्डर होगा, एंड पार्टनर्स आर यूजुअली सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री। यहाँ पे क्या है, सब कुछ है, सब लोग हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम कंट्री के लोग इन्वॉल्व हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है बताओ, यहाँ पे क्या है, वेरियस अदर स्टेक होल्डर सच एज, सप्लायर होगा, एम्प्लॉई होगा, मिडलमैन होगा, शेयर होल्डर होगा और पार्टनर होगा, लेकिन ये सब कहाँ के होंगे बताओ, डिफरेंट नेशन के होंगे, अलग अलग देश के होंगे, राइट। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। अगला पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। ये पॉइंट क्या कहता है, द डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर कैपिटल इज रिलेटिवली मोर विद इन द कंट्री। ज्यादातर जो कैपिटल और पैसा लगा होगा कहाँ का लगा होगा, विद इन द कंट्री। अब ऐसा नहीं कि सारा पैसा लगा है, ऐसा नहीं है। इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है, कई लोग बाहर के लोगों ने भी पैसा लगा रखा है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ ना के बराबर है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, देखो द डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर कैपिटल अक्रॉस नेशन रिलेटिवली इज यहाँ पे क्या है, लेस है। देखो इंटरनेशनल ट्रेड में लेस है। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पैसा कम लगा है, मैं उल्टा समझा के दोबारा देखो। यहाँ पे क्या है, इंटरनल ट्रेड में क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पे, विदेश के लोग इंडिया में लगा रहे हैं, समझ लो, रिलेटिवली क्या है, मोर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर कैपिटल अक्रॉस नेशन इज रिलेटिवली लेस है। यहाँ पे लोग कम से कम क्या कर रहे हैं, विदेश, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है, अपने देश में वस्तुएं बना के अपने देश में क्या है प्रोडक्शन करके दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वो दूसरे नेशन की हेल्प नहीं ले रहे। जैसे मान लो इंडिया को कोविड-19 की अगर मेडिसिन सेल करनी थी तो उसने क्या किया, खुद ही प्रोड्यूस किया, खुद ही बनाया, खुद ही उसने यूएस को बेचा। उसमें क्या है, बाहर का पैसा नहीं लगा, बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं लगी, समझ रहे हो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए कस्टमर, लास्ट में कस्टमर, इसका पूरा पॉइंट देखो आप, इसका पूरा पॉइंट है कस्टमर हिट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
कस्टमर की प्रेफरेंस कैसी है, कस्टमर का नेचर कैसा है। तो डोमेस्टिक मार्केट में इंटरनल ट्रेड में लिखा होता है डोमेस्टिक मार्केट आर रिलेटिवली मोर होमोजीनियस इन नेचर। इसका मतलब डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो मोस्टली क्या हैं, एक जैसे ही हैं। कस्टमर की डिफरेंट डिमांड नहीं है, मोर और लेस एक जैसी है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में वहीं पे देखोगे यहाँ पे, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, लैक होमोजेनिटी ड्यू टू डिफरेंट इन लैंग्वेजेस, प्रेफरेंस, कस्टमर अक्रॉस द नेशन। अब बात तो सही है, यूएस के कस्टमर की मेंटालिटी अलग है, चाइना के कस्टमर की मेंटालिटी अलग है, तो वहां पे होमोजेनिटी क्या है, बिल्कुल क्या है बताओ, अलग अलग है। इसको हम ये कह सकते हैं कि आपको सेम नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है लेस, यहाँ पे होमोजेनिटी लेस है। समझ रहे हो आप, मतलब उसमें काफी ज्यादा क्या है, आपको वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, सबको आपकी सारी प्रेफरेंस एक जैसी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास 6 पॉइंट देखो क्या है। 6 पॉइंट कहता है डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। समझ रहे हो आप, डिफरेंट इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। ये बिजनेस सिस्टम 2 बार आ गया है, इसे आप एक बार डिलीट करके पढ़ लो, समझ गए, एक ही बार पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट देखो दोबारा, डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। काम करने के तौर तरीके क्या होते हैं, देखो इंटरनल ट्रेड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस आर रिलेटिवली मोर होमोजीनियस विद इन द कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वहां ऊपर कस्टमर के ऊपर था, यहाँ पे बिजनेस सिस्टम के ऊपर है, यहाँ पे भी क्या है, मोर होमोजीनियस है। यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस वेरी कंसिडरेबली अक्रॉस, अलग अलग होगा। बात तो सही है। अब देखो ना, चाइना में कैसे काम होता है, चाइना में मोस्टली काम टेक्नोलॉजी से होता है, समझ रहे हो। जापान में कैसे होता है, मोस्टली काम टेक्नोलॉजी से होता है। लेकिन इंडिया में आज भी काम कैसे हो रहा है, मशीन से हो रहा है, लेकिन मशीन थोड़ा पुरानी है, हाथ से ज्यादा काम हो रहा है। तभी यहाँ पे देखा होगा आपने, वर्ड सुना होगा स्मॉल बिजनेस, SME, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, चलिए हाँ 7th पॉइंट देखते हैं, देखो क्या लिखा है। 7th पॉइंट है पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क के बारे में क्या कहता है, देखो डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क ऑफ वन सिंगल कंट्री। अब देखो जो बिजनेस है, यहाँ पे रिस्क क्या है, एक ही कंट्री का पैसा लगा है, समझ रहे हो, एक ही कंट्री के सप्लायर, तो यहाँ रिस्क किसका है, एक कंट्री का है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में तो different country have different form of political system and different degree of risk which often become a barrier of international trade। अब देखो जब दो कंट्री की बात होती है, जब दो कंट्री की बिजनेस की बात होती है, तो दोनों कंट्री के बीच में क्या देखना पड़ता है बताओ, रिलेशनशिप देखना पड़ता है। जैसे मान लो जब से इंडिया में मोदी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी पीएम बने, तो हमारे रिश्ते पाकिस्तान से क्या हो गए बताओ, अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं, इसका मतलब क्या है, हमारा तो ट्रेड उनसे रुक गया ना, तो ट्रेड को नुकसान हो गया, समझ रहे हो। ऐसा हम बोल सकते हैं, जब से चाइना का जो प्रेसिडेंट है, उसका मैं नाम भूल गया, यानी उनकी वजह से चाइना की जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया, वो कैसा हो गया है बताओ, थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। कोई गवर्नमेंट आती है, उसका एटीट्यूड अलग होता है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, उसका एटीट्यूड अलग होता है। तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग हो जाता है, बैरियर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, बैरियर। लेकिन डोमेस्टिक लेवल में ये बैरियर्स नहीं आते सामने, ये बोला इस पॉइंट में। 8th पॉइंट देखिए, बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। यहाँ पे क्या है, इंटरनल ट्रेड में क्या है, डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रूल्स, लॉज एंड पॉलिसीज, टैक्सेशन सिस्टम एटसेट्रा ऑफ अ सिंगल कंट्री। अगर आप इंटरनल ट्रेड कर रहे हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनेंगे एक देश के, लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो आप खुद सोचो, आपको यूएस का भी कानून पता होना चाहिए, इंडिया का भी कानून पता होना चाहिए, इंडिया का रुपीस का रेट पता होना चाहिए, डॉलर के रुपीस का रेट पता होना चाहिए। तो आपको दो नेशन के बीच में सब कुछ पता होना चाहिए, उनके रूल्स, उनके लॉज, उनके रेगुलेशन, उनके टैरिफ और उनके रिस्पेक्टिव बॉडीज क्या कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया का सेबी, आरबीआई, इन सब के रूल आपको पता करने पड़ेंगे, और साथ साथ यूएस के जो वहां का जो रिजर्व बैंक है, उसके भी रूल आपको पता होने चाहिए। 9th पॉइंट देखो क्या कहता है, करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये तो आप समझ ही गए होंगे। इंटरनल ट्रेड में बताओ कितनी करेंसी होगी, सिर्फ एक करेंसी होगी, कौन सी, डोमेस्टिक। इंडिया में कौन सी है, रुपी। जापान में कौन सी है, जापानीज येन। यूएस में कौन सी है, डॉलर। मतलब चाइना में कौन सी है, युआन। मतलब ये सारी कंट्री है।
उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व यूज ऑफ करेंसीज ऑफ मोर देन वन कंट्री। अब सिंपल सी बात है, एक डॉलर कितने रुपए के, कितने डॉलर, एक डॉलर कितने रुपए के बराबर है आपको पता होना चाहिए, 70 रुपीज के बराबर। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई चीज इंडिया से बाहर भेजते हैं और हम उसको बोलते हैं कि भैया आपका 140 रुपए देने, तो वो हमें कितने दे देगा, $2 दे देगा, उसका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो ये है एक्सचेंज मार्जिन, ये हमें पता होना चाहिए कितने रुपए कितने डॉलर के बराबर है, राइट। तो ये यहाँ पे मोर देन वन कंट्री आती है, मोर देन वन करेंसी आती है। अब मोड ऑफ पेमेंट पे आ जाओ आप। अब इंटरनल ट्रेड करोगे तो या तो कैश ले लो या चेक ले लो, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होता है, जैसे कि आप कैश में नहीं ले सकते, चेक से नहीं ले सकते, आपके अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजेक्शन होंगी। इसीलिए हमारे इंडिया में बना हुआ एक कानून बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं पीएमएलए। पीएमएलए क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, समझ रहे हो। अगर आप इंडिया का पैसा बाहर या बाहर का पैसा इंडिया में इलीगल तरीके से या जो नॉर्मल तरीका है उसके अलग तरीके से ले आते हो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट सजा है, राइट। चलिए यहां तक हमने समझ लिया। लास्ट 11 पॉइंट क्या बोलता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंटरनल ट्रेड में क्या तरीके हैं गुड्स और सर्विस को भेजने के, रोड है, रेल है, समझ गए। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आप रोड के थ्रू जा नहीं सकते, फिर आप क्या करना पड़ेगा, या तो शिपिंग करना पड़ेगा या एयर का सहारा लेना पड़ेगा, एयर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ये हमने एक लंबा डिस्कशन कर लिया। देयर आर कितने पॉइंट थे, देयर आर 11 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस वाज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। अब अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करोगे तो आपको 3 चीजों का मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट एक्सपोर्ट, सेकंड इंपोर्ट एंड थर्ड इज इंटरपोर्ट। ये क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब सिंपल बच्चों, इंडिया से कोई सामान, इंडिया से कोई गुड्स या सर्विस कहां चली गई, यूएस चली गई। क्या फायदा होगा बताओ, फायदा ही फायदा है। गुड्स एंड सर्विस चली गई, गुडविल बढ़ेगी, आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, आपके जीडीपी का इंक्रीमेंट होगा। तो ये है एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट क्या चाहती है बताओ, मैक्सिमम एक्सपोर्ट या मैक्सिमम इंपोर्ट। गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहेगी, मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो, हमें कम से कम बाहर से सामान इंडिया में लाना पड़े। एक्सपोर्ट समझ गए आप। अब इंपोर्ट का मतलब उल्टा है, जो यूएस से सामान या अदर कंट्री से सामान आप कहां लाते हो, इंडिया में लाते हो, उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट। आप ध्यान से समझेंगे एंटरपोर्ट क्या होता है। एंटरपोर्ट का दूसरा नाम क्या है, री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। री एक्सपोर्ट में क्या होता है, आपने कोई सामान यूएस से लिया, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करी, आपने इंडिया में वो सामान लाए, यूएस से थोड़ा मॉडिफिकेशन करी और उस सामान को कहां भेज दिया, आपने उस सामान को भेज दिया जापान में, आपने जापान में भेज दिया। तो आपने पहले किया इंपोर्ट, फिर उसमें किया चेंज और फिर क्या कर दिया बताओ, एक्सपोर्ट। तो क्योंकि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आ गए तो इसे हम नए वर्ड से जानेंगे एंटरपोर्ट। क्लियर हो गया सबको। अब हमारा पूरा डिस्कशन चलेगा एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट ट्रेड के ऊपर। एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है और एक्सपोर्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग यही समझेंगे कि जो आपके सिलेबस में डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में इतना सारा लेंथी टॉपिक था, 11 के बच्चों को समझाने में प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने इस साल 2020-21 के सेशन से आपसे कई सारी चीजें हटा दी। वो क्या हटा दिया, एक तो आपसे एक्सपोर्ट नहीं, आपको एक्सपोर्ट तो पढ़ना है, एक्सपोर्ट तो मैंने बता दिया, लेकिन एक्सपोर्ट का प्रोसीजर नहीं पढ़ना और एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। क्योंकि इसका जो है ना, एक तो लेंथी, अभी देख मैं दिखाऊंगा आपको, एक लेंथी है और ऊपर से बच्चों को याद करने में दिक्कत होती थी, रटना पड़ता था, इसलिए इसको हटाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव ये है। बाकी तो आप जानते हो ज्यादातर सिलेबस एडिट इसलिए किया गया ताकि कोविड-19 का इफेक्ट बच्चों की प्रिपरेशन पे ना पड़े। तो देखो, मैंने एक्सपोर्ट का मतलब तो आपको बता दिया, गुड्स कहां जा रही हैं, हमारे कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, एयरवेज के थ्रू जा रही हैं, समझ रहे हो, ट्रेन के थ्रू जा रही हैं, अगर इंटरनेशनल रोडवेज बने हुए हैं, नहीं तो शिपमेंट के थ्रू जा रही है।
अब हम इसका समझते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कोई पर्सन या कोई बिजनेसमैन एक्सपोर्ट क्यों करना चाहता है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपोर्ट करने का, सबसे पहला है टू सेल सरप्लस गुड्स। अब जाहिर सी बात है, देखो टू सेल सरप्लस गुड्स, जाहिर सी बात है अब कोई चीज मेरे पास ज्यादा है, इंडिया में कंज्यूम नहीं हो पा रही, कस्टमर समझ रहे हो कम पड़ रहे हैं, मेरे पास प्रोडक्शन ज्यादा है, तो डेफिनेटली आई विल गो टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। जैसे कोविड-19 की अब जो मेडिसिन इंडिया ने बाहर भेजी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना यहाँ पे कस्टमर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा था, उसका सरप्लस था, तो इसलिए हमने अमेरिका में दी। हालांकि हमने अमेरिका को मना किया था, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ा सा एटीट्यूड अलग है, उसने कहा कि इसका खामियाजा इंडिया भुगतेगा। तो फिर इंडिया ने डिस्कस किया, लोगों से डिस्कस किया कि चलो इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, कभी हमें जरूरत पड़ गई तो हमें इसका नुकसान नहीं होगा। इसलिए सरप्लस गुड्स, सरप्लस प्रोडक्शन को हम एक्सपोर्ट करना पसंद करते हैं, इसलिए हम इसको करते हैं। दूसरा इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आपने पढ़ा होगा किसमें, इकोनॉमिक्स में, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, पीपीसी कर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और वो अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, आपको लगता है कि जितने घंटे में मैं एक बच्चे को पढ़ाता हूं उतने ही घंटे में मैं 10 बच्चों को और पढ़ा सकता हूं, तो आपको अपने रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहिए। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, या आई कैन से कि अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हम पढ़ चुके हैं, हमें बहुत अच्छी समझ में आ गया, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। हम डॉलर अर्न करना चाहते हैं, समझ गए, हम रुपीज अर्न करना चाहते हैं, तो हम इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं बताओ, एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद टू इंक्रीज नेशनल इनकम, जैसे कि यशवी ने बोला, इससे हमारी जीडीपी बढ़ती है। अब जीडीपी का मतलब नेशनल इनकम भी है, 11th में तो नहीं है, जब आप 12th में आओगे तो आप वहां कैलकुलेट करना सीखोगे नेशनल इनकम। किसमें सीखोगे आप, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपके पास 2 बुक्स मिलेंगी 12th में, मैक्रो इकोनॉमिक्स और आएगी इंडियन इकोनॉमी। तो मैक्रो में आपको पढ़ाया जाएगा हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम यही निकालते हैं कि कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना फॉरेन करेंसी आया, प्लस इंडिया में कितना प्रोड्यूस हुआ, प्लस इंडिया के पास कौन कौन से रिसोर्स से पैसा बाहर से आता है। एक इंडिया का सोर्स क्या बनेगा, एक्सपोर्ट बनेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, ये आपको पता चल ही गया होगा, बाहर की कंपनियां आएंगी, इससे समझ गए वहां पे सेटअप होगा, या हम कोई चीज बाहर, इंडिया से लेबर भी भेजते हैं, आपको पता होना चाहिए, इंडिया के लेबर बाहर रहते हैं, कैपिटल भी बाहर लगी हुई है, समझ गए, यहाँ के बहुत सारे इनपुट जो है वो क्या है, बाहर काम करते हैं। उसके बाद है टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा आप बताओ, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, आप कोई चीज यहाँ बनाओगे बेचोगे तो गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है, तो गवर्नमेंट का जो है एक तरीके से रेवेन्यू का सोर्स हो गया एक्सपोर्ट में, आरबीआई के पास पैसे आएंगे, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीजें हैं एक्सपोर्ट का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद टू क्रिएट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जो मैंने आपको अभी बताया, यूएस से रिलेशन अच्छे करने के लिए, समझ रहे हो आप, और फ्रांस से रिश्ते अच्छे करने के लिए। तो एक कंट्री के पास एक मौका होता है दूसरी कंट्री से रिलेशनशिप अच्छा करने का, क्या कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरीके से जुड़िए। जैसे मान लीजिए हमारे रिश्ते जो हैं गल्फ कंट्री से बहुत अच्छे हैं, गल्फ कंट्री मतलब ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हो आप। ईरान की अमेरिका से नहीं बनती, देखो हमेशा उनमें वो कोल्ड वॉर चलता रहता है, ठीक है, लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री है कि जिससे ईरान भी खुश है, अमेरिका भी खुश है, समझो। रशिया और अमेरिका की नहीं बनती, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है, रशिया और अमेरिका दोनों उसके फ्रेंड है। क्यों है, क्योंकि हमारा एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड की तरीके से रिलेशन है, राइट। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर, टिपिकल एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। ये हमारे पास 2020-21 से क्या हो गया, डिलीटेड पार्ट में आ गए, तो इसको हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप देख लो कितने प्रोसेस, एक बार आप देख लो प्रोसेस। पहला रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, सेंडिंग कोटेशन, अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा आपको। दूसरा पॉइंट समझ लो, तीसरा पॉइंट, 7 पॉइंट, कितने सारे पॉइंट्स हैं, 7 ही नहीं है, देखो कितने पॉइंट्स लिखा आपको, 4, 5, देखो लास्ट कहां पे खत्म हो रहा है, अगले पेज पे देखो, लास्ट पॉइंट क्या है,
हाँ, इतने सारे पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो। तो इसको समहाउ दैट वाज अ डिफिकल्टी, इसको याद करने में प्रॉब्लम होती थी, तो इसको डिलीटेड पार्ट में रख दिया गया। तो हम भी इसमें टाइम एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे। डोंट वरी, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे 12th के बाद, तो ये सब चीजें आपके पास आएंगी फिर से। बिजनेस स्टडीज याद रखो, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा आगे तक पढ़ने को मिलेगा 12th के बाद भी, चाहे आप बीबीए में चले जाओ, बीसीए में चले जाओ, सीए में चले जाओ, सीएस में चले जाओ, कोई सी भी चले जाओ, आपके पास इकोनॉमिक्स कम हो जाएगी, मैथमेटिक्स कम हो जाएगी, इवन आपको अकाउंट्स भी छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन बिजनेस स्टडीज विल ऑलवेज बी हेल्पफुल। इस जो आप पढ़ रहे हो वो हमेशा आपको टॉपिक बन के आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। इस टॉपिक को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम इस पार्ट को नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंपोर्ट प्रोसीजर की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया वो है इंपोर्ट। सेम उसमें भी क्या है, इंपोर्ट का मतलब, इंपोर्ट के ऑब्जेक्टिव और इंपोर्ट का क्या होगा, प्रोसेस। तो हम वो पार्ट नहीं करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। देखो, इंपोर्ट का मतलब आप समझ ही गए, इंडिया से कोई सामान, इंडिया में कोई सामान, कोई गुड्स, कोई सर्विस, कोई मशीन को हम क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्री से ला रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं इंपोर्ट, उसे हम बोल रहे हैं इंपोर्ट। कोई चीज बाहर से, इंडिया के बाहर से आ रही है, क्यों ले रहे हैं हम, अपने कंजम्पशन के लिए, अपने लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को पूरा करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम गुड्स को, सर्विस को ले रहे हैं। तो इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव क्यों हम इंपोर्ट करते हैं, देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री की जरूरत पूरा करने के लिए हमारे पास भैया कैपिटल नहीं है इतनी ज्यादा, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो नो हाउ नहीं है, वो पेटेंट नहीं है, वो सुविधा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, चीजों को, गुड्स को, सर्विसेज को, मशीनरी को बाहर से इंडिया में लाना पड़ता है। दूसरा क्या है, टू मीट कस्टमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड, अब हमारी भी जरूरतें हैं, मोबाइल हमें खरीदना है, हमें गारमेंट्स खरीदने हैं, हमें समझ लो बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदनी है, समझ लो। आज तो वैसे भी आप देख लो, आजकल जितनी चीजें आप देख रहे हो सब आप कहाँ का, बाहर चीज का मिलेगा, वो बात अलग। अब तो इंडियन कंपनी भी बनाने लग गई है, लेकिन ये सब चीजें अब हमें लेनी पड़ती है, समझ लो आप। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये एक पॉइंट हो गया। टू ओवरकम फैमिन, ये क्या होता है, फैमिन समझते हो आप, कोई नुकसान हो गया देश में, बाढ़ आ गई, नुकसान हो गया, तो इन सब चीजों को। और टू एंश्योर, अगला पॉइंट क्या है बताओ, टू एंश्योर नेशनल डिफेंस, लड़ने वगैरह के लिए। जैसे अभी हमने क्या खरीदा बताओ, फ्रांस से क्या खरीदा बताइए, राफेल खरीदा, समझ रहे हो, फ्रांस से खरीदा, कभी रशिया से खरीदना पड़ता है, इन सब चीजों को मीट करने, यही हमारे इंपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट।